हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का सिलेबस फॉर सीयूईटी यूजी फॉर सेशन 2026। ठीक है, तो एनटीए ने अपना सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रिलीज कर दिया है सीयूईटी यूजी के लिए। और अगर आप किसी भी बैचलर्स के प्रोग्राम में बोले तो अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम जो भी स्ट्रीम है आपकी, ठीक है, और उसमें आज जो है स्पेसिफिकली हम साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप साइकोलॉजी चूज कर रहे हो जिसका सिलेबस कोड 324 है, तो उसका सिलेबस यहाँ पे है। और किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले, उसका प्रिपेयर करने से पहले हमको सिलेबस पता होना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। ये एनटीए ने पूरा पीडीएफ रिलीज़ किया है और हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो आप वहाँ से अपने दूसरे सब्जेक्ट जो कि आप चूज़ करोगे पेपर देने के लिए, उनका सब्जेक्ट भी देख सकते हो। सॉरी, सिलेबस देख सकते हो, ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। ये पूरी पीडीएफ उधर से ही डाउनलोड हुई है। आप लोग भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो एक तो ये इन्होंने स्पेलिंग क्या लिखी है भाई, यहाँ पे ये स्पेलिंग ही गलत कर दी। एनटीए वालों ने स्पेलिंग ही गलत लिखी है साइकोलॉजी की, पर कोई बात नहीं, चलो अब हम सिलेबस देखते हैं अपना। तो सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी खुशखबरी है, वो ये कि आप लोगों के पूरे सीयूईटी यूजी में डिलीटेड सिलेबस नहीं है। इट मीन्स जो सिलेबस आपके एनसीईआरटी में से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए डिलीट कर दिया गया था, वो भी सीयूईटी यूजी के लिए डिलीटेड है। इट मीन्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और 7 चैप्टर्स में से भी जो आपका 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर में से 2 चीज़ें डिलीटेड हैं, जैसे कि बायोमेडिकल थेरेपी एंड साइकोडायनामिक थेरेपी, वो नहीं करना है। ठीक है? ऐसे ही 6th और 7th चैप्टर का भी आधा-आधा पूरा जो पार्ट है वो डिलीटेड है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। जो सबसे अच्छी बात है इस सिलेबस की, इस पीडीएफ की जो उन्होंने रिलीज़ किया है, वो ये कि उन्होंने टॉपिक वाइज़ हमको सिलेबस दिया है पूरा का पूरा। ठीक है? जैसे कि इंट्रोडक्शन में जो बेसिक आने थे वो आए हैं। ठीक है? असेसमेंट आ गया है, इंटेलिजेंस आ गया है, उसमें भी थ्योरीज़ हमको पढ़नी होगी। ठीक है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ने हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आईक्यू एंड ऑल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा। फिर कल्चर एंड इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इंटीग्रल इंटेलिजेंस, ठीक है? ये वाला आ जाएगा। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में एक ही हमको बताया गया है सलोवे एंड मेयर का, हमको वो पढ़ना है वहाँ पे। स्पेशल एबिलिटीज़ में एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो पढ़ने हैं, नेचर पढ़ना है उसका, मेजरमेंट में वही टेस्ट आ जाएगा। और फिर है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का छोटा-सा एक टॉपिक है लास्ट में, उसको पढ़ना होगा, ठीक है? तो और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले में हमको क्या पढ़ना होगा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रिब्यूट्स, ठीक है? फिर आ जाते हैं भाई अपने चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 पूरे एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, इट मीन्स आपका बहुत सारा सिलेबस तो यहीं से हो जाएगा। और चैप्टर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जितना बड़ा एक चैप्टर होता है, फिर उसका वेटेज भी किसी भी एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा अपने आप ही हो जाता है। तो चैप्टर 2 को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अगर हम चैप्टर 1 में भी देखें, तो जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, कहाँ गया भई हमारा? थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। और जो आईक्यू वाला है, इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? इसी तरीके से एप्टीट्यूड भी। अब हम सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में देखते हैं, तो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी में हमारा इंट्रोडक्शन आ गया सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, सेल्फ के बारे में जहाँ पे हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हो गया, फिर उसके बाद जिसके कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट थे, जिसमें सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी। अब ये ऐसे नहीं आएँगे, कैसे आएँगे? इनके एग्ज़ाम्पल से आएँगे। तो आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो आपसे एग्ज़ाम्पल पूछेंगे कि एक बच्चा है, ठीक है? वो अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा है, तो ये किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है? एक इंसान है जिसने स्मोकिंग को छोड़ दिया है, तो अब उसका क्या चीज़ इनमें से हाई है? इस तरीके के क्वेश्चन्स आएँगे, तो ध्यान से करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है? ये रहा कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। आगे कल्चर एंड सेल्फ, जहाँ पे वो 2 बच्चों की हमको कहानी सुनाई गई थी, याद हो तो अगर आपको, कि जो किस तरीके के वैल्यूज़ को वो नर्चर करते हैं, ठीक है? अब आगे देखें तो, और जो कल्चर है वो सेल्फ को कैसे, हमारे सेल्फ को इन्फ्लुएंस करता है। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी में बेस बताना है हमको। फिर आ जाते हैं अप्रोचेस पे। मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है ये। टाइप अप्रोच, ट्रेड, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल। साइकोडायनामिक को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहेवियरल, कल्चरल, ह्यूमनिस्टिक, ठीक है? फिर असेसमेंट को भी बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असेसमेंट का एक ही टॉपिक है हमारे पूरे बुक में जो इतने अच्छे से बताया गया है, और वो इसी चैप्टर में है, ठीक है? यहाँ पे रेड से कर दिया है, तो इनको ध्यान रखेंगे इन टॉपिक्स को। आगे चलते हैं, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, बहुत छोटा सा चैप्टर है, स्ट्रेस के बारे में है पूरा, और बहुत ही ईज़ी है। तो भाई इसमें नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस पढ़ना है हमको। सोर्सेज़ ऑफ स्ट्रेस में आप लोगों को इनके नाम ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रेस कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, ठीक है? बस इतना ही याद रखना, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। फिर आ जाते हैं भाई जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, आप लोगों को लेज़ारस की जो थ्योरी है अप्रेज़ल वाली, उसको याद रखना है, ठीक है? जीएएस, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, इसकी जो सीक्वेंस है उसको याद रखेंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है? और जो वो ग्राफ दिया गया था उसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम, इसको ज़रूर याद रखना है।
कि कौन-सा सेल जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। फिर कोपिंग कोपिंग में भी वो पूछते हैं कि एक बच्चा है जिसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अब वो टीवी देख रहा है, तो ये किस तरीके का कोपिंग मैकेनिज़्म है? तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा। तो ये यहाँ पे जो है आपके कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूट मेमोरी से हो जाएँगे, पर मेजरली सेम इसी तरीके से आपके बोर्ड्स में भी आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है, ठीक है? कोपिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आते हैं, इनको ज़रूर याद रखना। और ये प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ में लाइफ स्किल्स, तो ये डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हमको लाइफ स्किल्स बताए गए हैं, तो इनको पढ़ेंगे। बहुत छोटा-सा चैप्टर है और बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें इतना कुछ मुश्किल है भी नहीं, आप सारा रिलेट कर पाओगे अपने आस-पास, ठीक है? अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर 4 पर। अब चैप्टर 4 में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में यही जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्नॉर्मैलिटी में 4 डीज़ जो इसकी डेफिनिशन है, उसमें 4 डीज़ हमको बताए गए हैं ना, उसको नहीं छोड़ना है। पूछेंगे कि कौन से वाला डी जो है वो 4 डीज़ वाला डी है, ठीक है? फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से पहले जो था क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन में आईसीडी एंड डीएसएम वाला जो टॉपिक है, वो करना है। ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है और एपीए ने और डब्ल्यूएचओ ने कौन-सा दिया है, कौन-सा नहीं दिया है, ये याद रखेंगे। उसके बाद फैक्टर्स अंडरलाइंग एब्नॉर्मल बिहेवियर, बायोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, ये सभी फैक्टर्स और बायोलॉजिकल वाला स्पेसिफिकली आप लोगों को याद रखना है। साथ-साथ डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल को मत भूल जाना, ठीक है? ये भी हो गया भई हमारा क्लासिफिकेशन में आईसीडी और डीएसएम था। अब जाते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, तो ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एंग्जायटी डिसऑर्डर्स में पैनिक पैनिक था, जेएडी था, ठीक है? ये सारे थे इसमें फोबिया एंड ऑल, वो सारे करने हैं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड। पता है जो सबसे एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चे क्या मिस कर देते हैं, वो ये तो पढ़ लेते हैं ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव, ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर, ठीक है? और ये सोमैटिक एंड सिम्पटम, लेकिन एक चीज़ जो वो भूल जाते हैं, वो क्या भूलते हैं? वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ लिखी थी। और वो क्या लिखा है? एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, रिलेटेड मतलब जो ये वाली कैटेगरीज़ में आ रहे हैं। जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाले में हमको 3 नाम बताए हैं। कौन-कौन से? ट्राइकोटिलोमैनिया, एक्सकोरिएशन एंड होर्डिंग डिसऑर्डर। तो वो आपसे पूछते हैं कि होर्डिंग डिसऑर्डर कौन से वाले डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, ठीक है? ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर वाले में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी हमको बताया गया है, तो इनको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? फिर आ जाते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में अमनेशिया एंड ऑल सारे ये टीआईडी है। डिप्रेसिव में डिप्रेशन ही है ओनली, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ये तो ईज़ी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो है सुसाइड के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऐसे जनरल क्वेश्चंस एक आधा आपको देखने को मिल जाएगा, तो हैरान मत होना, ठीक है? फिर भाई स्किज़ोफ्रेनिया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी बुक का सबसे बड़ा टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया है और स्किज़ोफ्रेनिया से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, एडीएचडी एंड ऑल, क्योंकि अलग टॉपिक है तो आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लेना चाहे, ठीक है? और बाकी सारे सब्सटेंस रिलेटेड में अल्कोहल, हेरोइन एंड ऑल का इफेक्ट याद रखेंगे, जो बताया गया है बुक में जो लिखा है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इतना सब कुछ है। वैसे तो ये मतलब कितना ही पढ़ लो इनके बारे में, कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो क्या, कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, उससे ज़्यादा या उससे कम कुछ भी नहीं, ठीक है? अब आ जाते हैं भई अपने चैप्टर 5 पे। स्ट्रेस देख लिया, आप डिसऑर्डर्स बन गए। अब उनको ठीक करना है तो थेरेपीज़ भी पढ़ी है हमने। तो इसमें क्या है भाई, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, इसमें थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप को याद रखेंगे, ठीक है? फिर टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ में बिहेवियर थेरेपी में जो टेक्निक्स हैं ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मॉडलिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को याद रखना है। कॉग्निटिव थेरेपी में तो कितनी ही सारी चीज़ें हैं, उन सबके नाम जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको मत भूल जाना बिल्कुल भी। साइकोलॉजिस्ट लोगों को ज़रूर याद रखना है हमको, ठीक है? फिर ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में यही नाम वगैरह याद रखना। और कॉग्निटिव वाले में जो एबीसी हमारा मॉडल है ना, एबीसी, हाँ, एंटीसिडेंट, बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंस, ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है? ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में लोगोथेरेपी को बिल्कुल मत भूलना और एक गेस्टाल्ट थेरेपी भी है। वो पूछते हैं कि गेस्टाल्ट थेरेपी किसने दी है? तो नहीं भूलना है। बहुत ईज़ी है, मतलब सबका सब कुछ ही नहीं भूलना है वैसे तो, है ना? फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी, इसमें पेशेंट वेरिएबल और थेरेपिस्ट वेरिएबल आ जाते हैं, ईज़ी है। एथिक्स और अल्टरनेटिव थेरेपीज़, बच्चे कहते हैं कि योगा वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई, हमने तो पढ़ा ही नहीं। यही है अल्टरनेटिव थेरेपीज़, ठीक है? और रिहैबिलिटेशन में जो हमको टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ और टेक्निक्स बताए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। रिहैबिलिटेशन का मतलब इम्पोर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है? फिर ये जो हमारे 2 चैप्टर्स हैं, यूनिट 6 और यूनिट 7, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं हमारे सोशल साइकोलॉजी के हैं, ठीक है? और सोशल साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, अगर आप इन सभी को पूरे के पूरे 7 चैप्टर्स को रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ईज़ी रहेगा। तो भाई अब एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन में सोशल बिहेवियर को बताना है आपको, क्या होता है क्या नहीं। नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें से भी एक सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको किसी भी, चाहे कोई भी साइकोलॉजी का एंट्रेंस दे देना, उसमें बिल्कुल भी नहीं भूलना, और वो ये है एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज, जो इसमें थ्योरीज हमको बताए गए हैं ना, वो इसको नहीं भूलना है। फिर प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, बहुत बेसिक तरीके से आपके बुक में है, इसको याद रखेंगे। एंड स्ट्रेटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रीजुडिस, बस। फिर आ जाते हैं हम सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस पे।
तो नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स बहुत ईज़ी सा है। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स याद रखेंगे और लोग क्यों अपने मतलब ग्रुप्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है? जो ये ग्रुप्स की डेफिनेशन है, इसको याद रखना है। ग्रुप का मीनिंग क्या है, इसको याद रखना है, ठीक है? एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर में सोशल लूपिंग, फिर और ग्रुप पोलराइजेशन। अब स्पेसिफिकली इनको याद नहीं रखना है सिर्फ़ और सिर्फ़, इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा कैसे होते हैं, सब कुछ और यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट भी हमको बताए गए हैं, उन सबको भी याद रखेंगे। और चैप्टर 2 में जो हमको वहाँ पे लिमिटेशंस बताई हैं ये असेसमेंट की, इनको भी याद रखना है, ठीक है? तो ये है भई हमारा पूरा का पूरा जो सीयूईटी यूजी साइकोलॉजी का सिलेबस है, उसका असेसमेंट और आप कह लीजिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल्ड। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट में पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अब आप लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है और सबको ऑल द बेस्ट अपने एग्ज़ाम्स के लिए और अभी बोर्ड्स के लिए तैयारी करो, बिना किसी स्ट्रेस के, अच्छे से पढ़ो और फिर सीयूईटी, यूजी का अपने बोर्ड्स के बाद पढ़ना शुरू कर देना। साथ के साथ पढ़ो और सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि एमसीक्यूज़ लगाने हैं जितने हो सके, ठीक है? साथ के साथ एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, टाइम मैनेजमेंट को कैसे सही रखना है, उसकी कोशिश करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न एंड ऑल। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।